नमस्कार साथियों, एडो अमृत आईएएस के इस मंच से मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सऊदी अरब के जो शाही खानदान से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने यूएसए लेड जो ग्रुप है उसको धमकाया है कि कहा है कि अगर आपने हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई चैलेंजेस पैदा किए तो हमारे पास जिहाद के भी ऑप्शन हैं। और इन सारे जो घटनाएं हैं उनके बीच जो है जो पाइवोटिंग पॉइंट है वो है ओपेक प्लस का डिस्प्यूट। साथियों, क्या है पूरा मामला ये आपको बताते हैं। हुआ ये है कि जो यूएसए है उनका बार बार आरोप लग रहा है सऊदी अरबिया पे कि सऊदी अरबिया लेड जो ग्रुप है ओपेक प्लस, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन की जो है वो कट की है और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो रसिया को पहुंच रहा है। रसिया ने हाल ही में यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है जिससे उसकी इकोनॉमी खराब चल रही है और इसी इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो है वो तेल बेच रहा है, भारत को भी सस्ती दाम पर तेल बेच रहा है। और ओपेक प्लस में अगर प्रोडक्शन कट हो गई तो तेल की कीमत बढ़ेगी जिससे रसिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी। और यही मामला जो है ये पूरी तरीके से सऊदी अरबिया को घेरा जा रहा है इस मामले के ऊपर। ردنا على आप الغرب इसको सुनिए, जिहाद किस लिए نفس न्यूज में الكلام है। هذا نعيده بالإنجليزية. Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. On dit en français, بالفرنسية. सुना आपने कि इन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने भी हमारे अस्तित्व के ऊपर जो है वो खतरा पैदा किया उसके ऊपर हम जिहाद प्रोजेक्ट करेंगे, जिहाद डिक्लेयर करेंगे। सऊदी अरबिया और यूएसए की जो रिलेशनशिप है साथियों, ये खराब होनी शुरू होती है जब 26/11 का हमला होता है और सऊदी नेशनल्स इसमें पाए जाते हैं। यानी ओसामा बिन लादेन जो है वो सऊदी नेशनल्स था। ठीक है, उसके बाद 2018 में जब जमाल कशोगी जो एकदम सऊदी जो प्रिंस है इसके ऊपर बार बार अपनी रिपोर्टें छापते थे, सऊदी किंगडम के ऊपर अपनी रिपोर्टें छापते थे, सऊदी अरबिया के अंदर जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही थी उसके ऊपर जो है वो पूरी रिपोर्टें छापते थे। उस मतलब बहुत क्रिटिकल थे सऊदी किंगडम के ऊपर। इनकी इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में ही इसको असैसिनेट कर दिया गया जमाल कशोगी के। ये यूएसए बेस्ड जो हैं वो नेशनल्स थे लेकिन इनकी सऊदी अरबिया से इनकी लीड जुड़ती है, लेकिन ये यूएस नेशनल थे। ठीक है, तो जमाल कशोगी की जब मृत्यु होती है सऊदी कॉन्सुलेट में इन इस्तांबुल यानी टर्की के अंदर, तो ये बहुत बड़ा मामला उठता है। और उसके बाद अरब और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें यूएसए का इजराइल की तरफ का रुख ये भी बताता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच कितनी कॉन्फ्लिक्टें बढ़ रही है। साथ ही साथ यूएसए का जो है वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील यूएसए ने करा, इसको लेकर भी सऊदी अरबिया जो है बड़ी अनकंफर्टेबल जो है पोजीशन में रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि सऊदी अरबिया और यूएसए की रिलेशनशिप किस किस मौके पर ख़राब होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन साथियों, इन सारे चीज़ों के बावजूद ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए वाइटल हैं क्योंकि सऊदी अरबिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और साथ ही साथ यूएसए का सबसे बड़ा बड़ा जो है वो कस्टमर है मिलिट्री के सामान का। सबसे ज़्यादा यूएसए की जो मिलिट्री साजो सामान को कोई खरीदता है तो वो सऊदी अरबिया है। ठीक है, तो सऊदी अरबिया अब इतनी बड़ी कस्टमर है यूएसए की, तो यूएसए उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। सऊदी अरबिया और यूएसए की रिलेशनशिप को देखें तो जब डोनाल्ड ट्रंप थे 2018 में, सऊदी अरबिया की रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी दिखाई देती थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान की न्यूक्लियर डील से जो हटने का फैसला लिया था, इसको सऊदी अरबिया ने बहुत वेलकम किया। और साथ ही साथ इसी समय आप देखेंगे कि जमाल कशोगी की भी मृत्यु होती है तो थोड़ी सी रिलेशनशिप में खटास आती है। लेकिन अ, सऊदी अरबिया की बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपको इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखती है और यही कारण है कि यूएई और बहरीन जो कि सऊदी अरबिया के एलाई हुआ करते थे, इन दोनों ने अब्राहम एकॉर्ड को साइन किया और इजराइल के साथ जो अपनी डीलिंग है, इजराइल के साथ जो अपने डिप्लोमेटिक टाइज है
उसको धीरे धीरे जो है वो बढ़ाना स्टार्ट किया। अब्राहम एकॉर्ड जो है वो सऊदी अरबिया अगर नहीं चाहता तो ये नहीं हो सकता था, यानी कि सऊदी अरबिया इसके बैकग्राउंड में दिखती है। यानी सऊदी अरबिया और यूएसए के जो रिलेशनशिप हैं 2020 तक बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन बात है 2022 की, जब ऑयल प्रोडक्शन को लेकर जब जब ऐसा हुआ कि ऑयल प्रोडक्शन, ओपेक प्लस ने ये कहा कि हम ऑयल प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाएंगे, तो इसको लेकर जो है वो जो बाइडेन भी खुश हुआ। और जो बाइडेन ने यहाँ तक अनाउंस किया कि अब जो बाइडेन जो है वो सऊदी अरबिया विजिट भी करेंगे। ऐसा हुआ था कि जो बाइडेन की कॉल जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने उठाना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि यूएसए की तरफ से बार बार प्रेशर जो है वो सऊदी अरबिया के ऊपर आ रहा था कि भाई आप तेल की सप्लाई को बढ़ाते रहें, ठीक है। लेकिन ये रिलेशनशिप खराब होने की जो बातें समझ में आती हैं वो हाल ही के अक्टूबर की शुरुआत से आपको देखने को मिलता है, जहां ओपेक प्लस ने ये पूरी फैसला लिया कि हम ऑयल प्रोडक्शन को कट करेंगे। और ऑयल प्रोडक्शन को कट करने से जो है पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गई। यानी कि पूरी के पूरे वर्ल्ड ने रिएक्ट किया, और इसमें से सबसे अधिक रिएक्ट जो किया है वो यूएसए ने रिएक्ट किया है। और इसी का जो है वो इसी पे जो है यही कारण है हमारे वीडियो बनाने का। ओपेक की बात करें तो ओपेक एकदम परमानेंट और अंतर सरकारी संगठन है। 1960 में इसको बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंदर इसकी जो है वो अस्तित्व में आया। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रियां जो हैं इनको मिलकर ओपेक प्लस इन्होंने बनाया। अभी कुल 14 देश है ओपेक प्लस कंट्री के ऊपर। अगर आप इसको मैप में देखें तो ये 14 देश हैं ओपेक प्लस में, ठीक है। गैबोन को हटा दिया गया था, फिर 2016 के अंदर फिर से गैबोन को जो है ओपेक प्लस की मेंबरशिप में शामिल किया गया। ओपेक प्लस के मेंबर में कोई भी देश शामिल हो सकता है, ठीक है, बशर्ते वो ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो, ठीक है। ओपेक की ऑब्जेक्टिव यही है कि वो जो पूरी दुनिया में है ऑयल सप्लाई को मैनेज करे और ऑयल प्राइस को जो है वो सेट करे, रेगुलेट करे। इससे दो चीज़ें होती हैं, ऑयल सप्लाई को एक तरफ से रेगुलेट करने से और प्राइस को रेगुलेट करने से जो बहुत परचेजिंग कंपनी और प्रोड्यूसिंग कंपनी, इन दोनों की इकोनॉमी में जो है वो बैलेंसेस पैदा होती है। साथियों, यही ऑब्जेक्टिव जो है ओपेक प्लस की भी है। वो भी सप्लाई और प्रोडक्शन को मैनेज करेगा, प्राइसेस को मैनेज करेगा, रेगुलेट करेगा। और ओपेक प्लस जो है वो 2017 में अस्तित्व में आता है, ठीक है। यानी ओपेक और ओपेक प्लस का मतलब है कि जो ओपेक के मेंबर नहीं हैं लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनको ओपेक के अंदर जोड़ दिया गया, तो दे बिकम ओपेक प्लस। यानी अलायंस ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर को हम लोग ओपेक प्लस कह रहे हैं, ठीक है। ओपेक प्लस कंट्री के अंदर जो है अजरबैजान भी आता है, बहरीन भी आता है, ब्रुनई भी आता है, रसिया भी आता है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ओपेक कहे तो वहाँ रसिया नहीं है, लेकिन ओपेक प्लस कहे तो वहाँ रसिया भी है, मैक्सिको भी है, ओमान भी है, सूडान भी है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखने हैं, आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपको ये भी चीज़ें याद रखनी होंगी कि अगर ऑयल प्रोडक्शन में कमी होती है, इससे इसको कमी करने का कारण क्या है। देखो, ऑयल प्रोडक्शन में कमी करने का कारण जो ओपेक प्लस कंट्री बता रही है कि जो रसिया का यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन हुआ है, उससे क्या हुआ कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो एकदम आसमान छू रही है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब कोविड-19 पेंडेमिक की भी समय थी तो उसमें ओपेक प्लस कंट्री ने सबसे बड़ी जो है वो अपने प्रोडक्शन को कम किया, 10 मिलियन बैरल पर डे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम करने से क्या होता है, तो प्रोडक्शन कम करने से होगा सप्लाई कम होगा, तो इकोनॉमिक्स का नियम है कि वो प्राइसेस बढ़ेगा। तो सप्लाई को कम करके प्राइसेस को बढ़ाने से ये होगा कि ओपेक प्लस कंट्री कहती है कि ये हमारा तरीका है हम अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने का, ठीक है। तो भारत के ऊपर क्या कंसर्न है। देखो, भारत के ऊपर कंसर्न ये है कि भारत हालांकि रसिया से चीप ऑयल परचेज कर रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो अपने यहाँ जो है वो प्राइसेस को कम किया है, ठीक है। रसिया से कम दाम पे आप तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर की जो मार्केट है वहाँ तेल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो भारत के ऊपर फिस्कल चैलेंजेस आएंगे, यानी और सारे पैसे हमको जुटाने पड़ेंगे तेल को लेने के लिए, क्योंकि हमारी 84% जो तेल है वो इंपोर्ट से आती है, और लगभग 3/5 जो है हमारी डिमांड का वो जो है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वो पूरा करती हैं। और ये सारी जो कंट्रीज हैं वो ओपेक प्लस के मेंबर हैं,
ठीक है। तो वहाँ से अगर ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो भारत पे आता है। और भारत पे आने के बाद जो है आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी इसका हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी हर चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी हमारा ऑप्शन है, और ग्रीन एनर्जी से कार्बन एमिशन की भी कम होगी। और हमने जो 2070 तक ग्लासगो में ये कहा है कि हम अपनी कार्बन एमिशन को कम करेंगे, इसमें भी जो है हमें इसको पूरा करने में मदद मिलेगा। तो दीज आर द वेरियस वेज जिसके तहत जो है हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को कम करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने जा रहे हैं, ताकि कि हमारा जो हम किसी के इंपोर्ट पे जो है वो डिपेंडेंट ना हो, यानी कि विश्व मार्केट थोड़ी बहुत हमको इम्पैक्ट कर सके। हालांकि ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में तो आपको विश्व मार्केट तो वो करेगा ही आपको इम्पैक्ट, लेकिन हम उसकी जो इम्पैक्ट की प्रोबेबिलिटी है उसको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गोइंग ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करें। ठीक है।